नमस्कार बच्चों, कक्षा के अंदर सीखेंगे पाठ नंबर 9 जिसका शीर्षक दिया गया है निर्भय बनो और इसके लेखक हैं श्री फणीश्वर नाथ रेणु जी। प्रसिद्ध उपन्यासकार फणीश्वर नाथ रेणु जी ने अपने इस उपन्यास अंश के अंदर जो बातें हमें बताई है उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करें तो यह उपन्यास अंश यानी कि एक बड़े से उपन्यास का छोटा सा अंश है। यह अंश उनके उपन्यास कितने चौराहे के 7वें प्रकरण से लिया गया है, यानी कि फणीश्वर नाथ रेणु जी का मुख्य उपन्यास है कितने चौराहे, उसके 7वें प्रकरण से ये पाठ हमारा लिया गया है। विद्यार्थी जीवन में ही मानवीय सामाजिक मूल्यों के प्रति कथानायक मनमोहन का कैसे झुकाव होता है इस अंश के अंदर चित्रित किया गया है। पाठ की शुरुआत एक शब्द से होती है, एक नाम से होती है जिसका नाम यहाँ पर लिखा है प्रियोदा, यानी कि प्रियव्रत राय मैट्रिक में पढ़ता है, यानी कि उसे प्रियोदा कहा गया है। प्रियोदा मैट्रिक में पढ़ता है। स्कूल के सभी लड़के और मास्टर उसको प्यार करते हैं। स्कूल ही नहीं, उस छोटे से कस्बे यानी कि एक छोटा सा नगर है, कस्बे में उसको प्रायः यानी कि ज़्यादातर सभी जानते हैं। हर रविवार की सुबह बगल में झोली लटकाकर सन्यासी आश्रम के लिए मुट्ठी वसूलने निकलता है, यानी कि हर रविवार जब उसे स्कूल में छुट्टी होती है, सुबह सुबह अपने कंधे पर एक झोली, एक बड़ी सी थैली लटकाकर वह निकल जाता है। किस कार्य के लिए? सन्यासी आश्रम है पास में, तो वहाँ पर जितने भी सन्यासी रहते हैं उनके लिए वह दक्षिणा या फिर मुट्ठी भर अनाज लेने के लिए वह निकल पड़ता है। कभी अकेला, कभी साथियों के साथ। स्कूल का कोई छात्र या शिक्षक बीमार पड़ा तो प्रियदा अपनी टीम के साथ उसके घर पर हाजिर। जब तक रोगी भला चंगा यानी एकदम स्वस्थ न हो जाए, उसका दल यानी कि उसकी जो पूरी टीम है वह सेवा में जुटी रहती है। रोबी और कालू प्रियदा के दल में हैं, यानी कि यहाँ पर दो नाम दिए हैं, रोबी और कालू। वह प्रियदा के दल में उनकी टीम के अंदर हैं। उन लोगों ने मनमोहन को भी अपने साथ प्रियदा के दल में शामिल कर लिया, यानी कि अब तीसरा व्यक्ति है जो इस दल में शामिल होने जा रहा है और उसका नाम है मनमोहन। हर शनिवार को परमार के उस बालूचर यानी कि जो रेत का टीला होता है, यहाँ पर परमार है वो नदी का नाम दिया है, उसके किनारे रेत का टीला है। वहाँ पर प्रियदा के दल के सदस्य स्कूल की छुट्टी के बाद जमा होते हैं। हर शनिवार को होता है। खेल कूद, गाने बजाने के अलावा प्रियदा दुनिया भर की खबरें सुनाते हैं। रविवार का प्रोग्राम तय करते हैं, किस मोहल्ले में कौन जाएगा मुट्ठी वसूलने। फिर से बच्चों, मुट्ठी वसूलना यानी कि मुट्ठी भर अनाज इकट्ठा करना हर एक जगह से। किस बीमार की सेवा करने कौन जाएगा। तो रविवार के दिन उनका जो ये कार्यक्रम होता है उसकी पूर्व तैयारी शनिवार को ही कर ली जाती है। उस दिन मनमोहन का परिचय देते हुए कालू ने कहा, प्रियदा यह मोना मनमोहन, यानी कि मोना उसका नाम दिया गया है। मोना यानी उसका पेट नेम रखा गया है। खूब तेज लड़का है, क्लब का सदस्य होना चाहता है। क्लब यानी कि हमारी जो टीम है उसका मेंबर बनना चाहता है। प्रियदा ने मनमोहन को सिर से पैर तक देखकर पूछा था, यानी मनमोहन को प्रियदा पहले तो ऊपर से नीचे तक देखते हैं, उसे परखने की कोशिश करते हैं। भारतवर्ष के एक ऐसे आदमी का नाम लो जिसे लोग भगवान का अवतार समझते हैं। महात्मा गांधी। यानी कि अब मनमोहन ने जवाब दिया, ठीक है, तुम पढ़ लिख कर क्या बनना चाहते हो? प्रियदा ने दूसरा सवाल किया। मनमोहन चुप रहा, फिर बोला, वकील। सभी ठहाकर
हंसे यानी ज़ोर से उसकी बात पर हंस पड़ते हैं। लेकिन प्रियोदा गंभीर ही रहे, बोले, ठीक है, बीमार लोगों की सेवा करना जानते हो, सीख लेंगे। ये जवाब था मनमोहन का। शाबाश। यदि रोगी हैजे से पीड़ित हुआ तो हैजा ऐसी बीमारी है जिसका इन्फेक्शन या चेप जल्दी लग जाता है, तो अगर कोई ऐसा बीमार व्यक्ति हुआ जो हैजे से पीड़ित है तब तुम क्या करोगे? प्रियदा ने पूछा। मनमोहन चुप रहा क्योंकि हैजे के नाम से ही उसे डर लगने लगता है। आगे का सवाल, गाना जानते हो? जी। तैरना? जी नहीं। यानी कि मनमोहन तैरना नहीं जानता लेकिन गाना ज़रूर जानता है। प्रियदा ने सूर्य नारायण नाम के सदस्य से कहा, सूरज, मोना तैरना नहीं जानता, सीख जाएगा, एक दिन उठाकर पानी में फेंक दूंगा, खुद तैरने लगेगा। ये सूरज ने कहा। सभी हंसे। सूर्य नारायण पढ़ने में कमज़ोर है लेकिन शरीर उसका मजबूत है। रोज़ 100 दंड बैठक करता है। उसके साथी सूरज पहलवान कहते हैं उसको। दल के सदस्यों को तैरना सिखाना उसी का काम है। तो इस तरह बच्चों हमने देखा कि दल के अंदर, टीम के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो एक दूसरे को बहुत सारी न सीखी हुई बातें भी सिखाते हैं। उस दिन सभी ने नए सदस्य मोना यानी कि मनमोहन को गीत सुनाने की इच्छा प्रकट की। मनमोहन पहले लज्जाया किंतु जब प्रियदा ने आग्रह किया तो उसने खखार कर यानी गला साफ किया और गीत गाना शुरू करता है। कौन गीत गाए वह उसने शुरू किया। राम रहीम न जुदा करो भाई, दिल को सच्चा रखना जी। गीत समाप्त होने के बाद प्रियदा बोले, वाह, बहुत मीठा गला है तुम्हारा। कालू, तुम प्रभात फेरी वाले दोनों गीत मोना को सिखा देना। प्रभात फेरी बच्चों उसे कहा जाता है कि प्रभात यानी कि सुबह और फेरी यानी घूमना। सुबह के समय जो गीत गाए जाते हैं और दल के अंदर पूरे गांव के अंदर घूमकर जो गीत सुनाए जाते हैं, जोशीले गीत सुनाए जाते हैं, वह प्रभात फेरी के गीत थे। अब कालू को कहा जाता है कि तुम मोना यानी मनमोहन को वो 2 गीत समझा देना या सिखा देना। अब सूरज पश्चिम की ओर झुका यानी रात हो रही है, संध्या हो रही है। बालूचर पर यानी कि जो नदी की रेत का टीला बना है, बालूचर पर लाली उतर आई। परमान की धारा पर डूबते हुए सूरज की अंतिम किरण झिलमिलाई यानी कि संध्या एकदम ढल रही है, अंधेरा सा छाने लगा है। फिर से बच्चों यहाँ पर परमान है, वह एक नदी का नाम है। पखेरु दल बांधकर बांस वन की ओर लौटने लगे। पखेरु यानी कि जो पक्षी हैं वो भी अपने झुंड के अंदर वापस अपने जो वन है, जंगल है, बांस के जंगल, उस तरफ लौट रहे हैं। संध्या हो रही है इस कारण। प्रियदा के दल के सभी सदस्य पंक्ति बांधकर यानी कि एकदम साथ मिलकर लौट रहे हैं। पुल के पास एक गाड़ीवान तन्मय होकर गीत गा रहा है, यानी अपनी ही धुन में तन्मय होना यानी अपनी धुन में गीत गा रहा है। पुल के पास एक गाड़ीवान है। भोला गरीबक दिन पहिया हरब, भोला गरीबक दिन, यहाँ पर अपनी भाषा में एक लोकगीत सुना रहा है। सूरज ने भी उसी सुर में सुर मिलाकर गाना शुरू किया। एकटा जे लोटा जल, बेटा छल 3 पनिया, पीबत काल लोटा लेलक छिन। अब कृत्यानंदी झा ने कहा, विद्यापति की लाचारी है। लाचारी? लाचारी। ट्रट ठाए। बालूचर के उस पार से किसी ने फायर किया। एक पखेरु बालू पर गिरकर छटपटाने लगा। बालू यानी कि रेत। अब नदी के टीले यानी रेत के टीले के उस पार किसी ने फायर किया, गोली चलाई और एक पक्षी गिरकर उस टीले पर, बालू के रेत के टीले पर आ गिरा है और छटपटाने लगा है।
यानी उसका जोड़ा दूसरा जो पक्षी था वह रोता रहा। मटमैले अंधकार में एक अर्दली नुमी आदमी दौड़ा हुआ आया और मरी हुई चिड़िया के देने को पकड़कर चिल्लाया, मिल गई हुजूर। इब्राहिम बोला, बस डिप्टी साहब का अर्दली है, साला भारी खचड़ा है। यानी कि एक घाली जैसा शब्द यहाँ पर वह बोलता है। तभी प्रियदा के मुंह से अचानक निकला हॉल्ट यानी कि रुक जाओ, क्योंकि इब्राहिम है वो अपशब्द बोल रहा है, गाली जैसे शब्द बोल रहा है, इस कारण उसे रोकते हैं प्रियदा। तब इब्राहिम को अपनी गलती का एहसास हुआ, यानी वो समझ गया कि मैंने अपशब्द गाली बोली, इसलिए प्रियदा ने मुझे रोक लिया। दल का नियम है, कोई सदस्य किसी किस्म का अपशब्द या गाली मुंह से नहीं निकालेगा। इब्राहिम, तुमने तुरंत सिर झुकाकर दल के नायक प्रियदा और सदस्यों से माफ़ी मांगी। बात यह है कि साले ने कहकर फिर से उसके मुंह से गाली निकल जाती है। फिर सभी हंसते हैं, क्योंकि अभी उसे मना किया गया गाली देने के लिए, फिर से वही बात वह दोहरा रहा है। यानी प्रियदा ने गंभीर होकर कहा, इब्राहिम, यह तुम्हारी 8वीं गलती है। 10 होते ही हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। इब्राहिम ने पूछा, लेकिन सरकारी अफसरों को गाली देने में क्या हर्ज है? यानी कि वो अंग्रेज़ हैं, उसे गाली देने में हमें क्या हर्ज हो सकती है? तुम्हारा मुंह खराब होगा, उनका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, प्रियदा उसे समझाते हैं। मगर वे जो गाली देते हैं, यानी कि इब्राहिम ने कहा कि वो भले हमें गाली दे, हम उन्हें गाली नहीं दे सकते। वे ही क्यों, बहुत लोग गालियाँ बकते हैं, लेकिन प्रियदा कहते हैं कि हमें ऐसा नहीं करना है। नहीं प्रियदा, आप इब्राहिम को नहीं समझाइएगा, वह महीन बात देरी से बूझता है। यानी कि आपकी ये जो छोटी छोटी ध्यान देने वाली बातें हैं वो देर से बूझेगा यानी समझेगा। मैं समझा देता हूँ। देखो इब्राहिम, यदि क्लब यानी कि हमारी टीम का मेंबर रहना है तो इसके रूल्स को मानना होगा, यानी जो नियम है उसके अनुसार चलना होगा। नियम है कि कोई सदस्य आपस में बातचीत के सिलसिले में भी कोई खराब शब्द नहीं बोलेगा, जानते हो ना? बस बात ख़त्म। यानी तुम्हें अब से अपशब्द नहीं बोलने हैं, गाली नहीं बोलनी है। सहुआइन धर्मशाला के पास आकर सभी ने एक दूसरे से विदा ली। कालू ने कहा, मोना, तू रास्ते में डरेगा, मैं जानता हूँ, चल मैं तुझे पहुँचा दूँ। यानी कि मोहन है वो थोड़े डरपोक स्वभाव का होने के कारण कालू उसे पहुँचाने की बात करता है। प्रियदा ने कहा, मोना डरता है, मैं उसे पहुँचा दूँगा, तुम जाओ। रास्ते में प्रियदा चुप रहे, एक सुनी जगह पर आकर रुक गए। सड़क के दोनों ओर बड़े बड़े पीपल के पेड़, दोनों ओर बहुत दूर तक खंडहर यानी टूटे फूटे पुराने मकान, डरावने मकान थे और मैदान। पास के एक उजड़े हुए मकान की ओर इशारा कर प्रियदा ने कहा, जानते हो, इस घर में कभी मुर्दों की चीर फाड़ होती थी, यानी कि यह पोस्टमार्टम हाउस है, इसलिए लोगों को डर है कि आसपास के पेड़ों पर भूत पिशाच किलकिल करते रहते हैं। मैदानों में प्रेतनियाँ यानी भूतनियाँ नाचती हैं, संतालियों की तरह झुंड बनाकर यानी टीम बनाकर जो भूतनियाँ हैं वो यहाँ पर नाचती हैं। क्यों डरने लगे? प्रियदा ने कहा। अकेले यहाँ आ सकते हो? फिर से कहा कि क्या तुम अकेले यहाँ आ सकते हो? मोहन ने जवाब दिया। मनमोहन ने कहा, जी नहीं। प्रियदा हंसे, बोले, देखो मोना, भूत प्रेत ऐसे आदमियों को कभी नहीं तंग करता जो 10 काम करते हों, यानी कि जो व्यक्ति दिन भर काम में व्यस्त रहता है, जिसके पास फुर्सत का समय ही न हो, ऐसे सभी को मदद करने वाले व्यक्ति को कभी भूत प्रेत तंग नहीं करते। तुम्हारी उम्र में मैं भी डरता था,
मेरे गुरु महाराज ने मुझसे हंसकर कहा कि 10 का काम करने वाला तो खुद भूत होता है, उसको भूत क्या कर सकता है। चलो शुरू करो। तो वह गाना राम रहीम ना मनमोहन गाने लगा। राम रहीम ना जुदा करो भाई, दिल को सच्चा रखना जी। तो इस प्रकार मनमोहन को प्रियदा समझाते हैं कि मेरे गुरु महाराज ने कहा था कि जो व्यक्ति 10 काम कर सकता है, यहाँ जाएगा, इसकी मदद करेगा, वो काम करेगा, तो खुद ही इतना व्यस्त रहता है, इतने सारे काम करता है, तो भूत उसको कभी भी परेशान नहीं करते। यानी कि तुम मौज में रहो और भूतों की चिंता बिल्कुल मत करो, निर्भय बन जाओ, अपने मन से डर को निकाल दो और जो तुम गीत गा रहे थे वही गाना फिर से शुरू कर दो। तो इस प्रकार प्रियदा मनमोहन को निर्भय बनने का संदेश देते हैं। धन्यवाद।